नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो कि डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पेपर है और यह कॉमन पेपर भी है और इस समय सेकेंड ईयर के पेपर चल रहे हैं दोस्तों। तो 10 तारीख को जो पेपर होने वाला है, यानी कि 10 अगस्त को पेपर होने वाला है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी का। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण कॉपी को कवर करेंगे, संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे। चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में दोस्तों इस वीडियो को अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी यह वीडियो मिल सके, वे भी लाभ उठा सके। उनका भी पेपर है, उनको भी अपने साथ जोड़ लीजिएगा। मित्र से चोरी नहीं की जाती दोस्तों। अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो उन्हें भी फ़ायदा मिले। तो दोस्तों बात करेंगे, सबसे पहले हम यूनिट 1.1 से स्टार्ट करेंगे और यूनिट 5 तक जो आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम उन पर बात करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का भी, और यदि आप हमें इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। देन आपको इसका जो मॉडल पेपर है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहली यूनिट से हम बात करते हैं यूनिट 1.1 से। कहाँ से दोस्तों? यूनिट 1.1 से बात होगी। और यूनिट 1 में क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा के बारे में बात की गई है। यूनिट 1 में कहा गया है कि समावेशी शिक्षा के अर्थ और डेफिनेशन को लिखिए, यानी कि समावेशी शिक्षा की मीनिंग क्या है और डेफिनेशन क्या है, इस पर बात होगी यूनिट 1.1 में। इसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, जीन मार्क इटार्ड को समावेशी शिक्षा का अग्रणी मानते हैं। किसको दोस्तों? जीन मार्क इटार्ड को क्या मानते हैं? समावेशी शिक्षा का अग्रणी मानते हैं जीन मार्क इटार्ड जी को। और समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, मैं आपसे हर बार एक ही लाइन बोलता हूं। जब भी मैं ये बात करता हूं समावेशी शिक्षा की, तो मैं बताता हूं क्या कि समावेशी शिक्षा कोई भी बालक हो, चाहे वह सामान्य बालक हो, विशिष्ट बालक हो, किसी भी प्रकार का बालक हो, एक ही छत के नीचे एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कराता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा शास्त्री और दार्शनिक बच्चों को इस तरह से शिक्षित करते हैं कि बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की भावना बढ़े, सुरक्षा की भावना बढ़े, जिससे वह अपनी पूर्ण क्षमता का विकास कर सके। कोई भी बच्चा हो, चाहे वह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का हो, चाहे वह सामान्य बच्चा हो, सभी के अंदर आत्मविश्वास बढ़े, सभी के अंदर अच्छी भावना का विकास हो। कह सकते हैं कि जिससे वह पूर्ण सफल बन सके, वह बच्चे का पूर्ण विकास हो सके। समावेशी शिक्षा स्कूल के समुदाय के अंतर्गत ऐसी भावना का विकास करती है कि बच्चे के विभिन्न मूल्यों में एकता का विकास होता है। प्रत्येक बालक में दोस्तों, कोई भी बालक हो, प्रत्येक बालक में क्या होता है, जितने भी बालक होते हैं, प्रत्येक बालक में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जन्म से ही उसके पास होते हैं, यानी कि जन्मजात होते हैं दोस्तों, जन्मजात होते हैं वो गुण। और उन गुणों के माध्यम से ही वो शैक्षिक स्तर जो होता है उसका निर्धारित करता है। साथ ही साथ जन्म के बाद में वो किस समाज में रहता है, इस पर बात होती है। जो सामान्य बालक होते हैं, इनका जो शैक्षिक स्तर होता है, इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, ये विशिष्ट बालकों से या विशेष बालकों से अच्छी होती है, जिससे कि दोनों बच्चों को एक साथ मिलाकर के हम शिक्षा ग्रहण कराते हैं, दोनों बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहें। ऐसा होता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। यह कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है दोस्तों? ऐसे भी कह सकते हैं विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया जिसका लक्ष्य सभी बच्चों को सामाजिक एवं शैक्षिक अवसरों की उपलब्धि कराना है। क्या दोस्तों? समावेशी विद्यालय में क्या होगा, जिसका लक्ष्य क्या होगा, जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को सामाजिक व शैक्षिक अवसरों की उपलब्धि कराना, ये होगा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। अगर हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की परिभाषाओं पर, तो मैंने आपको काफ़ी सारी परिभाषा बताई। तो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा
आपको मैंने समावेशी शिक्षा का एक पूरा टॉपिक कवर भी कराया था एक छोटी सी वीडियो में, जहां पर मैंने बताया था कि NCERT। दोस्तों NCERT का फुल फॉर्म किसी भी अभ्यर्थी को पता हो, क्योंकि आ सकता है आपका फुल फॉर्म, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर नहीं पता है तो तुरंत जाइए वीडियोस देखिए, जो भी आपकी फुल फॉर्म्स की वीडियो है, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस वहाँ पर अपलोड कर रखी हैं चैनल पे, और वीडियो लिस्ट में आप जा करके फुल फॉर्म देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि NCERT ने समावेशी शिक्षा के बारे में क्या कहा। NCERT ने समावेशी शिक्षा के बारे में क्या कहा दोस्तों? केवल और केवल 4 चीज़ें हैं, याद रखिएगा। क्या कहा? धर्म, जाति, किसी भी धर्म का बच्चा हो, किसी भी जाति का बच्चा हो, किसी भी लिंग का बच्चा हो, किसी भी समाज का बच्चा हो, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि धर्म, जाति, लिंग, समाज, आगे आपका परिवार, किसी भी परिवार का बच्चा हो, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। याद रखिएगा, जाति, धर्म, लिंग, समाज, परिवार आदि किसी के आधार पर, यानी कि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के, किसी भी भेदभाव नहीं करना बच्चे को, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी समाज का हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ऐसी शिक्षा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? समावेशी शिक्षा कहते हैं। ऐसा कहा था NCERT के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है दोस्तों आप लोगों के लिए, और देखिएगा, नाम है आपका फॉरेस्ट एवं पियर पाइंड। दोस्तों इनके अनुसार समावेशी शिक्षा एक लाइन में ही समाप्त हुई। समावेशी शिक्षा का अर्थ विभिन्नताओं के साथ कार्य करना। विभिन्नताओं के साथ कार्य करना, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? भिन्नताओं के साथ कार्य करना। अब भिन्नता का यहाँ पर अर्थ क्या होता है दोस्तों? भिन्नता का अर्थ है कोई भी बच्चा किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जात से हो, किसी भी समाज से हो, सभी के साथ मिल करके कार्य करना, मिल करके सभी को पढ़ाना। ये कहा था आपके फॉरेस्ट एवं पियर पाइंड ने। क्या कहा? समावेशी शिक्षा का अर्थ विभिन्नताओं के साथ या भिन्नताओं के साथ कार्य करना। 2 डेफिनेशंस आपके सामने हैं। तीसरी हम देखते हैं, और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा, क्लार्क व अन्य के अनुसार। दोस्तों क्लार्क व अन्य के अनुसार इन्होंने क्या कहा? क्लार्क जी ने समावेशी शिक्षा साधारण विद्यालयों के विषय क्षेत्र विस्तृत कराना है, जिससे कि वे अधिक विशिष्टताओं के बालकों को समाहित कर सकें। साथ ही साथ SK दुबे जी ने क्या कहा? दुबे जी ने क्या कहा? देखिएगा, दुबे जी ने कहा समावेशी शिक्षा के बारे में, शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षण प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। ऐसा कहा SK दुबे जी ने। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, आप लोग भूलिएगा नहीं, जो मैंने पहली आपकी 2 डेफिनेशंस बताई थी आप लोग लिख लीजिएगा, और बहुत ही अच्छी डेफिनेशंस थी वो NCERT के द्वारा और फॉरेस्ट एवं पियर पाइंड के अनुसार। दोस्तों SK शर्मा ने क्या कहा कि शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। ऐसा कहा था दोस्तों RK शर्मा जी ने। आगे हम बात करते हैं लाभ पर, क्योंकि समावेशी शिक्षा है। अब समावेशी शिक्षा के लाभ क्या क्या होंगे? आखिरकार बच्चों को, बालकों को क्या क्या लाभ मिले समावेशी शिक्षा से, कौन कौन से लाभ मिले? तो हम बात करते हैं, समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपने हम उम्र बच्चों के साथ व अन्य सामान्य बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने का मौका मिला। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या विशेष आवश्यकता वाले बालक अपने सामान्य जो सहपाठी हैं उनके साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वे कहाँ पर रहेंगे? एक ही छत पर, एक ही विद्यालय में, एक ही क्लास में, एक ही सीट पर भी बैठ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो शिक्षक प्रायः विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से भी अपेक्षाकृत ऊंची अपेक्षाएं रखते हैं।
अब पहले क्या होता था, केवल सामान्य बच्चों से ही ऐसी अपेक्षाएं की जाती थी कि वो अच्छा कार्य कर सकते हैं, लेकिन विशेष बच्चे के अंदर एक विशेष गुण होता है, एक विशेष टेक्निक होती है जिससे वे किसी भी कार्य को, जो उनको कार्य अच्छा होता है उनके लिए, तो वो किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, उसका लाभ भी उठा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, समावेशी शिक्षा में यह संभावना बढ़ जाती है कि विशेष बालकों की सामाजिक भागीदारी बढ़ेगी एवं जीवन पर्यंत ऐसी शिक्षा जो चलती रहती है, इस पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो समाज की मुख्य धारा है, हम समाज को विशेष बच्चों के साथ में जोड़ सकते हैं, जिससे कि जो विशेष बच्चे हैं समाज में रह सकें, उनको भी आदर मिल सके। जैसा कि पहले होता था कि विशेष बच्चों को आदर नहीं दिया जाता था, तो उनको भी आदर मिल सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिसेफ की। आप लोग जो फुल फॉर्म है, आप नेट पर भी डाल के सर्च कर सकते हैं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे पेपर में पूछी जाए। चलिए आगे बात करते हैं। आपका जो ये टॉपिक था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशेषताओं पर बात हो रही थी। दोस्तों विशेषताएं क्या क्या होंगी, विशेषताएं क्या क्या होंगी समावेशी शिक्षा की। तो समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। नेक्स्ट आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी समान बालकों के साथ रह सकते हैं, समझ सकते हैं, साथ ही साथ सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। एक दूसरे की सहायता करना भी सिखाया जाता है बालकों को। विशेष बालकों को सामान्य बालकों के साथ में, सामान्य बालकों को विशेष बालकों के साथ में रहना सिखाया जाता है, एक दूसरे की मदद करना सिखाया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पूछा जा सकता है कि विशेष शिक्षा और एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा, तो दोस्तों इनके अंतर कौन कौन से हैं, इनके बीच अंतर आपसे पूछ सकता है, और 5 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है, 2 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेते हैं। देखिए विशेष शिक्षा में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षम छात्रों को विशेष प्रकार की सेवाएं प्रदान करना, ये होता है विशेष शिक्षा का कार्य। एकीकृत शिक्षा क्या होती है, अक्षम छात्रों को विशेष आवश्यकता पर अधिक एवं ध्यानपूर्वक जोर देकर के उन्हें जो सामान्य कक्षा हैं उन पर जाने के लिए कहना, उनमें बैठने के लिए कहना कुछ देर के लिए। लेकिन समावेशी शिक्षा अधिगम छात्रों के अधिकारों पर जोर देता है और उन्हें मुख्य धारा पर में लाकर के शिक्षा प्रदान करने को कहता है। अब हम आगे बात करते हैं विशेष शिक्षा में। दूसरा पॉइंट, अक्षम छात्रों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपका हुआ, विजुअल इम्पेयरमेंट हुआ, हेयरिंग इम्पेयरमेंट हुआ, सीपी हुआ यानी कि सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म हुआ, ये सभी आपकी जो वर्गीकरण है वो होता है आपका विशेष शिक्षा में। लेकिन एकीकृत शिक्षा में क्या होता है, एकीकृत शिक्षा में होता है अक्षम छात्रों में परिवर्तन करना, जिससे कि वे सामान्य छात्रों के साथ सामान्य कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण कर सकें व इसके योग्य बन सके। यानी कि यहाँ पर क्या अक्षम छात्रों को परिवर्तित किया जाता है। लेकिन समावेशी शिक्षा में क्या होता है, समावेशी शिक्षा के दौरान विद्यालय का वातावरण विशेष बच्चों के अनुसार बनाया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो सके बच्चे को, वह स्वयं को एक दूसरे से अलग ना महसूस करें या अक्षम ना महसूस करें। जहां पर एक सामान्य बच्चा जाकर के खड़ा हो सकता है, समावेशी विद्यालय में भी विशेष बच्चा वहां पर जाके खड़ा हो सकता है। एक बहुत बड़ा उदाहरण है, मैं हर बार नाम लेता हूं, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी। कभी लखनऊ आइएगा दोस्तों, एक बार जरूर घूमिएगा। बहुत ही अच्छी समावेशी शिक्षा की बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है। आप लोग कभी भी आइएगा, वहाँ पर देखिएगा कि किस प्रकार से सभी बच्चों को वहाँ पर आप देखने को मिलेंगे। वहाँ पर साइन लैंग्वेज भी देखने को मिलेगी, वहाँ पर ब्रेल लिपि भी देखने को मिलेगी, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए आगे बात करते हैं विशेष शिक्षा की। अगर हम बात कर लेते हैं विशेष शिक्षा में आपका क्या होगा, विशेष शिक्षा में होगा आपका विशेष आवश्यकताओं
के कारण विशेष विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जो कक्षा का वातावरण है उसको परंपरागत रूप से हम पूरा नहीं कर सकते। अतः विशेष शिक्षा के कार्यक्रम एवं सेवाओं के तहत प्रत्येक बच्चे को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम विशेष विधियों का प्रयोग करते हैं, अनुकूलन का प्रयोग करते हैं। आप सभी को पता है, एडेप्टेशन भी करते हैं, शिक्षण रणनीतियाँ भी अपनाते हैं, विशेष शिक्षण रणनीतियाँ अपनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका एकीकृत शिक्षा में। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को सामान्य विद्यालय में स्वीकार किया जाता है परंतु उसे अलग शिक्षा कक्ष में पढ़ाया जाता है। कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए ही बच्चों को एक साथ में बैठाला जाता है, पढ़ाया जाता है। जिससे जो सामाजिक चीज़ें होती हैं उसमें या जो वातावरण होता है वो बच्चों के अनुकूल, बच्चा उसको खुद अनुकूलित करता है। लेकिन समावेशी शिक्षा में क्या होता है दोस्तों, समावेशी शिक्षा में होता है इसके अंतर्गत पूरा विद्यालय यह उपाय करता है कि विद्यालय के सभी बच्चे, चाहे वह अक्षम हो, किसी भी प्रकार के बच्चे हों, किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, उनके अनुसार वातावरण ढाला जाएगा, उनके अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा, उनके अनुसार समावेशी चीज़ें बनाई जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान। दोस्तों आपका ये सर्व शिक्षा अभियान टॉपिक मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। सर्व शिक्षा अभियान बहुत ही डिटेल में मैंने इसको पढ़ाया है और अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के सर्व शिक्षा अभियान आप पढ़ लीजिएगा कि किसके द्वारा सर्व शिक्षा अभियान बनाया गया, क्या इसका जो मुख्य कारण क्या था। तो मैं आपको बता देता हूँ, 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे थे ये विद्यालय जाते तो थे, लेकिन इनको क्या दोस्तों, सभी बच्चों को यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे, आरटीई एक्ट में क्या कहा गया, यहाँ पर आरटीई एक्ट में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बात की गई, सर्व शिक्षा अभियान को आगे बढ़ाया गया आरटीई एक्ट के रूप में। बच्चों को पढ़ाया पहले भी जाता था और यहाँ पर जो नारा दिया गया, सब पढ़ें सब बढ़ें या पढ़े भारत बढ़ेगा भारत, ये सभी नारे दिए गए। और यह सबसे पहले दोस्तों शुरू कहाँ किया गया, कब शुरू किया गया, सारी चीज़ें मैंने आपको सर्व शिक्षा अभियान की जो डिटेल थी मैंने आपको बताई थी और उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि सर्व शिक्षा अभियान क्या था, उसमें कितने अनुच्छेद थे, उसका जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ कि सन 2000 से जो सत्र होता है सन 2000 से 2001 में इसकी शुरुआत की गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई और साथ ही साथ 86वां संविधान संशोधन, जहां पर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी, वो यहां पर भी की गई थी। शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बताया गया। क्या दोस्तों, मौलिक अधिकार बताया गया, फंडामेंटल राइट बताया गया, शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बताया गया। उद्देश्य था कि 2010 तक सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, सब पढ़े सब बढ़े, इसका नारा दिया गया। प्राथमिक शिक्षा बच्चों को अनिवार्य शिक्षा बताई गई और इसको आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों आरटीए एक्ट, राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट का प्रतिपादन किया गया, उसको बनाया गया। अब हम आगे अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो सर्व शिक्षा अभियान के बाद में आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इसकी विशेषताएं। सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं क्या क्या थी, तो विशेषताओं पर अगर हम बात करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं क्या थी, इसके उद्देश्य क्या थे, दोनों चीज़ों पर बात कर लेंगे। बाकी आप अपना जो टॉपिक है उसको अच्छे से देख लीजिएगा, अपने आप जो चैनल हमारा है वहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल में सर्व शिक्षा अभियान बताया है। तो इसका विशेषताएं क्या हैं, पूरे देश में गुणवत्ता प्रारंभिक शिक्षा हेतु बनाई जानी चाहिए, यानी कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो देनी चाहिए। और मौलिक शिक्षा के द्वारा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का अवसर मिलता है सर्व शिक्षा अभियान में। प्रारंभिक विद्यालयों के प्रबंधन में पंचायती राज और जितने भी संस्थान होते हैं इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां, जितनी भी दबी चीज़ें हैं, जितनी भी पिछड़ी चीज़ें थी, उनकी संरचनाओं को आगे बढ़ाना और प्रभावी तौर से उन्हें भी साथ में शामिल करना। पूर्ण देश में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा हेतु राजनीतिक इच्छा का व्यक्तिकरण करना, केंद्रीय व स्थानीय एवं राज्य है उसके सरकार के बीच में साझेदारी भी यहाँ पर की गई। 85:15 की साझेदारी रही।
जो केंद्र सरकार है 85 और राज्य सरकार 15% आपका देती थी, जो वहाँ के जो कर्मचारी थे उनको। उद्देश्य क्या क्या रहा दोस्तों, वर्ष 2003 तक क्या उद्देश्य रहा, वर्ष 2003 तक उद्देश्य की मैं बात कर रहा हूँ। उद्देश्य क्या क्या रहा, पहले मैं लिख देता हूँ। उद्देश्य क्या क्या रहा दोस्तों, तो वर्ष 2003 तक विद्यालय अनिवार्य शिक्षा केंद्र एवं वैकल्पिक विद्यालय के द्वारा सभी बच्चों को जो विद्यालय शिविर में होंगे, यानी कि सभी बच्चे 2003 तक विद्यालय शिविर में होंगे। 2007 तक 5 वर्ष की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो प्राप्त कर लेंगे, और 2010 तक सभी बच्चे, जब ये बनाया गया था 2010 तक कहा गया था कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लेंगे, 8 वर्ष की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो पूरी कर लेंगे। वहाँ पर 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा, यहाँ पर 8 वर्ष की जो उच्चतम शिक्षा होती है वो भी पूरी कर लेंगे। साथ ही साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो उसके उद्देश्य थे सर्व शिक्षा अभियान के। घटक कौन कौन से थे, तो दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें दी जाती थी, शीघ्र खोज करना एवं पहचान करना, TLM भी यहाँ पर TLM भी यहाँ पर यूज़ करने के लिए कहा गया। सहयोगी सेवाएं भी बच्चों को दी गई, बच्चे को शिक्षक जो हैं वो प्रशिक्षित दिए जाने लगे। साथ ही साथ IEP का विकास भी किया गया इसी के द्वारा। साथ ही साथ ऐसी काफ़ी चीज़ें थी, जो अक्षमताग्रस्त लड़कियां थी उन पर भी जांच, उनको भी विद्यालय में लाने की बात की गई। आकलन का भी जो कार्यात्मक एवं औपचारिक आकलन है इस पर भी बात की गई। अब हम बात करते हैं 3 से 4 फुल फॉर्म्स पर। अच्छी फुल फॉर्म्स हैं IEDSS। दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, लिख लीजिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। इसके बाद देखिए MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं हम IECYD, इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन यूथ विद डिसेबिलिटी। तो दोस्तों, और आपका एक बहुत ही अच्छा GOI सभी को पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपका यहाँ पर समाप्त होता है। IEDSS आप लोग पढ़ सकते हैं। उद्देश्य क्या क्या है उनको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं। रमसा के बारे में दोस्तों मैंने बता दिया है। 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए बनाई गई अच्छी शिक्षा की बात की गई। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसकी रणनीतियाँ क्या क्या थी, समानता, गुणवत्ता को बढ़ाना, सभी संस्थानों को सुदृढ़ीकरण करना, इसका जितने भी विद्यालय हैं, रमसा की बात हो रही दोस्तों राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की, तो इसमें क्या कहा गया कि जितने भी विद्यालय हैं बस्ती से एक उचित दूरी पर होंगे, चाहे वह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो चाहे वह माध्यमिक विद्यालय हो, सभी विद्यालय एक उचित दूरी पर होंगे। सभी विद्यालयों में 100% बच्चों को सुनिश्चित कराया जाएगा कि वो एक प्राथमिक शिक्षा के बाद में जो 6 to 8 की शिक्षा होती है वो पा सकें, वो प्राप्त कर सकें, और इसके बाद में वो 10th से लेकर के जो 12th की शिक्षा होती है यह भी प्राप्त कर सके। क्योंकि जब बच्चा जाएगा 14 से 18 वर्ष की आयु में, वहाँ पर तक वह शिक्षा प्राप्त कर लेगा। जितनी भी हायर एजुकेशंस थी इंटर तक की, वो बात की गई रमसा में। आप लोग इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मैंने इसका भी वीडियो अपलोड कर दिया है, और आपको इसका वीडियो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च करके आपको मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, तो मैं वहाँ पर मैं आपको रमसा का वीडियो जो है शेयर कर दूंगा। समावेशी शिक्षा की बाधाएं, आखिरकार बैरियर्स क्या क्या थे, समावेशी शिक्षा के बैरियर्स क्या क्या थे। तो समावेशी शिक्षा की बाधाएं, पहली बाधा आपकी थी प्रणालीगत बाधा। आपसे दोस्तों 1 नंबर में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा की बाधा नहीं है या इनमें से समावेशी शिक्षा की बाधा है। तो आप लोग देख लीजिए कि 4 बाधाएं कौन कौन सी हैं। पहली बाधा आपकी प्रणालीगत, क्या दोस्तों, प्रणालीगत बाधा। दूसरी आपकी सोशल बैरियर यानी कि सामाजिक बाधा, सामाजिक बाधा।
आपसे 2 नंबर में या 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। जितने भी स्टार लगाने लगा लीजिएगा, इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट आपका शैक्षणिक बाधा, शैक्षणिक बाधा, और देन आपका शारीरिक बाधा, यानी कि सिस्टमैटिक बैरियर, सोशल बैरियर, पेडागोजिकल बैरियर और फिजिकल बैरियर। ये समावेशी शिक्षा की 4 बाधाएं थी। इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। बस आपको ध्यान दे करके उन चीज़ों को पढ़ना है, याद नहीं करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि सेकेंड ईयर आपका याद करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। यूनिट 2.1 जो आपकी है, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी शिक्षा के मौलिक तत्व जो हैं उनको देख लीजिएगा। जैसे वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, छोड़िएगा कोई भी टॉपिक नहीं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पर, जो कि है आपका यूनिट 2.2। पेपर में पूछा जाने वाला 200 टॉपिक है, पेपर में पूछा भी गया है। और बात करते हैं यूनिट 2.2 पर, समावेशी विद्यालय बनाने की रणनीतियाँ। विगत कुछ वर्षों में समावेशी विद्यालय ने जो समावेशी शिक्षा है उसको पूरे विश्व में लागू किया गया, अपने भारत में भी लागू किया गया। दुनिया में लगभग जितने भी देश हैं लगभग सभी जगह समावेशी शिक्षा का प्रचार प्रसार अच्छे से चल रहा है और लागू भी किया जा रहा है। जितने भी प्रबंधक हैं, प्रशासक हैं, शैक्षिक संस्थान हैं, जो रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही बनाई जा रही हैं। तो सहयोगी दल का निर्माण भी इसमें किया जाएगा, जहाँ पर सहयोगी दल में कौन कौन होगा? माता पिता होंगे, संसाधन होंगे, सलाहकार होंगे, व्यवसायिक होंगे। जितने भी बच्चे का सहयोग कर सकते हैं उतने लोग होंगे। माता पिता, संसाधन कितने हुए आपके, सलाहकार, व्यवसायिक चीज़ें जो हुई, इनमें सभी चीज़ों का समावेशन होगा और काफ़ी सरल बनाया जाएगा समावेशी शिक्षा को। ऐसा कहा गया जो समावेशी शिक्षा का जो रणनीतियाँ थी उसमें कि रणनीतियाँ कैसी रहेंगी, जहाँ पर सुगमता को बढ़ावा भी दिया गया। सुगमता को बढ़ावा देना क्या होता है दोस्तों? बाधा मुक्त वातावरण आपका हुआ। मैं आपको बहुत ही डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताऊँगा तो कम से कम 5 से 6 घंटे की आपकी क्लास चलेगी। हर चीज़ की 5 से 6 घंटे की क्लास चलेगी दोस्तों, और इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो जो विद्यालय हैं, विद्यालय में भौतिक चीज़ें पढ़ाई गई समावेशी शिक्षा के विद्यालय में। जो मैदान है वो बनाया गया, वो भी बाधा मुक्त मैदान, जिससे कि बच्चे आ जा सकें। और कैंटीन की व्यवस्था भी की जाएगी, शौचालय की व्यवस्था भी की जाएगी। सारी चीज़ें बाधा मुक्त होंगी। जो प्रवेश द्वार होगा वह भी बाधा मुक्त बनाया जाएगा, कहीं पर भी सीढ़ियाँ नहीं बनाई जाएंगी। ये सभी चीज़ें सुगमता को बढ़ावा देती हैं। कंप्यूटर संचालन की तकनीकियाँ भी बच्चों को सिखाई जाएंगी। उपयुक्त जितनी भी चीज़ें हैं वो बच्चों को सिखाई जाएंगी। समावेशी वातावरण तैयार किया जाएगा। दोपहर के समय बच्चों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जाएगा। सहकर्मी शिक्षण, मित्र प्रणाली, सहयोगी अधिगम या सह शिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। एक साथ में बच्चों को पढ़ाना भी सिखाया जाएगा। ये सभी थे समावेशी विद्यालय बनाने के लिए। दोस्तों ऑडियो विजुअल का भी प्रयोग किया जाएगा। जो पुस्तकें होंगी वो ऑडियो विजुअल की भी प्रयोग की जाएंगी। साथ ही साथ जो सीढ़ियाँ हैं वो रैंप होंगी आपकी। तो सारी चीज़ें यहाँ पर बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाएगा। तो विद्यालय बनाने में ये सारी चीज़ें प्रभावी ढंग से समावेशी विद्यालय बनाने में की जाती हैं। मूल्यांकन की आवश्यकता भी पड़ती है दोस्तों, मूल्यांकन की आवश्यकता भी पड़ती है। पाठ्यक्रम विभेदन के बाद में बच्चों का मूल्यांकन भी किया जाता है। और मूल्यांकन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चे का मूल्यांकन करने के बाद में बच्चे को किसी भी प्रकार का दंड ना दें। विभेदित पाठ्यक्रम के प्रारूप के बारे में भी बात किया गया। और जून मेकर ने विभेदित पाठ्यक्रम का जो प्रारूप था उसके बारे में क्या कहा देख लीजिए। 1986 ईस्वी में कहा इन्होंने कि विषय वस्तु प्रक्रिया जो प्रारूप होना चाहिए, विषय वस्तु प्रक्रिया परिणाम पाठ्यक्रम विभेदन के इस मॉडल ने सुझाव दिया कि पाठ्यक्रम को जो इसकी समय सारणी वो कैसी होनी चाहिए, जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो
इसमें बात किया गया कि पाठ्यक्रम होना चाहिए विद्यार्थी पर केंद्रित। इस पर विद्यार्थी को जोर दिया गया, विद्यार्थी पर केंद्रित पाठ्यक्रम बनाने की बात की गई, जिससे कि विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके, विद्यार्थी के अंदर किसी भी प्रकार की झिझक ना रहे, विद्यार्थी खुलापन महसूस कर सके और विचार, जो नए विचार हैं, नई पद्धतियों का विचार है, वो किया जा सके। सरल से कठिन की ओर बच्चों को पढ़ाना सिखाया गया। पूछताछ की पद्धति भी उपयोग की गई, रचनात्मक सोच का भी विकास किया गया। ऐसे ही ये सब चीज़ें थी जिनका विकास किया गया। आकलन एवं विभेदन। आकलन की परिभाषा और विभेदन की परिभाषा आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक परिभाषा हम बता रहे हैं आपको, विभेदन क्या होता है दोस्तों। टॉम लिंसन 2001 में इन्होंने परिभाषा दी। विभेदन विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकता की पहचान, अभिव्यक्ति एवं जिम्मेदारियों की योजना है, ऐसा कहा विभेदन के बारे में। और सिद्धांत क्या क्या होंगे, विभेदी आकलन का जो सिद्धांत होगा, विभेदित आकलन का जो सिद्धांत होगा वो क्या क्या था, सिद्धांतों पर हम बात कर लेते हैं। तो सिद्धांत क्या क्या था, शिक्षण एवं अधिगम अनुभवों के पहले, बीच में, बाद में आंकड़ों का संग्रह करना, विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं क्षमता की पहचान करना, विभेदित शिक्षण एवं अधिगम के मार्गदर्शन हेतु आकलन करना। तो ये सभी थे इसके सिद्धांत। एक चीज़ याद कर लीजिएगा, आकलन के प्रकार आप सभी को पता है कि आकलन के 3 प्रकार होते हैं। आकलन के कितने प्रकार, तो दोस्तों आकलन के 3 प्रकार कौन कौन से, निर्णयात्मक आकलन जिसको आप बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, निर्णयात्मक आकलन, संक्रियात्मक आकलन और तीसरा आपका निदानात्मक आकलन। निदानात्मक आकलन जिसको आप बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो निर्णयात्मक मूल्यांकन क्या होता है, निर्णयात्मक मूल्यांकन होता है कि बच्चों की लगातार पुष्टि के लिए निर्णयात्मक मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि पाठ के बीच बीच में हम बच्चों का मूल्यांकन करते रहते हैं। तो ये आपका होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या निर्णयात्मक मूल्यांकन। संक्रियात्मक मूल्यांकन सत्र के लास्ट में, सत्र के अंत में हम इसको करते हैं। पूरा जब हमारा होल सिलेबस समाप्त हो जाएगा उसके बाद में हम मूल्यांकन करेंगे, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है, अब नाम से ही स्पष्ट, निदान करना, जो भी उसकी चीज़ें हैं, जो भी वो गलतियां कर रहा है उसको निदान करना, उसकी समस्या को दूर करना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अगर कोई भी बच्चा असफल हो रहा है तो उसकी असफलता का कारण ढूंढ करके उसका मूल्यांकन करना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। आपसे हो सकता है कि पूछ दिया जाए कि जो आपका निर्णयात्मक मूल्यांकन है यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है और जो आपका समेटिव इवैल्यूएशन है, इसके बीच में अंतर क्या है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, शैक्षणिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया आदि का मूल्यांकन करना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। समेटिव क्या होता है, किसी पूर्ण निर्मित शैक्षणिक कार्यक्रम आदि की वाहन जो गतिविधियां होता है उसको चेक करना, उसको चेंज ना करना। इधर आपका निर्णयात्मक मूल्यांकन क्या होता है, शैक्षणिक कार्यक्रम में सुधार लाना व छात्रों का अध्यापकों पर जो छात्र व अध्यापक के बीच में अच्छा संबंध होना। क्योंकि जब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में जितने भी अध्यापक हैं छात्रों को पढ़ाने के बाद में उसका मूल्यांकन करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ाने के बाद में मूल्यांकन करेंगे, तो छात्र अच्छे से सीखेगा और शिक्षक भी यह समझ सकेगा कि हमको किन गतिविधियों के द्वारा छात्र को पढ़ाना चाहिए जिससे कि वह अच्छे से सीख सके। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन में आपका क्या होगा, इसमें उपलब्ध विकल्पों के गुण दोष का आकलन करना एवं सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों को ज्ञात करना या ज्ञान देना उसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्णयात्मक मूल्यांकन में। इसके अंतर्गत शैक्षिक कार्यक्रमों के दौरान समय समय पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है और आपातकालीन निर्णय भी लिए जाते हैं। क्योंकि अगर बच्चा नहीं सीख रहा है तो हम उसके लिए जो गतिविधियां हैं उसको भी चेंज कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर आपका समेटिव इवैल्यूएशन में क्या होगा, इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन होता है। यह एक दीर्घकालीन निर्णय लेने के लिए सहायक होता है, दीर्घकालीन निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण होता है। कक्षा प्रबंधन किस प्रकार से हम करेंगे, कक्षा का प्रबंधन हम किस प्रकार से करेंगे, कक्षा में जो कक्षा होगी उसको किस प्रकार से बनाएंगे, यानी कक्षा प्रबंधन और उसकी रणनीतियाँ हम किस प्रकार से बनाएंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कक्षा प्रबंधन और रणनीतियाँ क्या क्या होती है दोस्तों, पाठ्यक्रम प्रबंधन योजना का उद्देश्य समझना, ये होता है कक्षा प्रबंधन और शिक्षण की रणनीतियाँ। अपने उद्देश्यों को लिखना, प्रेरणा दर्शन निर्धारित करना और शिक्षण कक्ष नियमों एवं प्रतिक्रियाओं का प्रारूप भी तैयार करना। इसके बाद में हम सहकारी शिक्षण, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, और जो आपका नेक्स्ट आपका होगा सहकारी शिक्षण के बाद में, पहले हम सहकारी शिक्षण देख लेते हैं कि सहकारी शिक्षा एक क्रमबद्ध व शैक्षणिक रणनीति है जो एक सर्वाधिक या सार्वजनिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थी एक छोटे छोटे समूह में एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह एक अलग रणनीति है जो व्यापक श्रेणी के छोटे समूह में अंतःक्रिया होती है उसके द्वारा सम्मिलित की जाती है। एक पाठ्यक्रम में सहकारी शिक्षण रणनीतियों को एकीकृत करते समय सावधानी रखनी चाहिए। कौन कौन सी, देखिए, एकल सहकारी शिक्षण अनुभव को प्राप्त करने के लिए समूह के निर्धारण, जो समूह का निर्धारण है उसको समझा जाना चाहिए। समाज, सहकारी शिक्षण क्या होगा दोस्तों, समाज, अगर मैं परिभाषा की बात करूँ, प्रकारों को भी बताऊंगा, तो सहकारी प्रतियोगी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों के शैक्षिक लक्ष्यों को संरक्षित किया जाता है और लक्ष्यों के साथ मिलकर उसको एक साथ हासिल करने के लिए उन लक्ष्यों को कहा जाता है। सहयोगी स्थिति के अंतर्गत व्यक्ति परिणाम प्राप्त करता है जिसमें सहकारी शिक्षण छोटे समूह के लिए अन्वेषण का कार्य करता है, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से पढ़ सकते हैं, अधिगम ग्रहण कर सकते हैं। और सहकारी शिक्षण के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार: औपचारिक सहकारी शिक्षण, औपचारिक सहकारी शिक्षण, दूसरा आपका अनौपचारिक सहकारी शिक्षण, तीसरा आपका सहकारी आधार समूह, सहकारी आधार समूह। तो ये आपके 3 होते हैं प्रकार सहकारी शिक्षण के। लक्ष्य या उद्देश्य या दोस्तों कह सकते हैं कि लाभ क्या क्या है, सीधे हम बात करते हैं लाभों पर कि सहकारी शिक्षण के लाभ क्या क्या होते हैं। बच्चों को मिलकर कार्य करने की आदत को बढ़ावा देना, एक साथ बच्चों को मिलकर कार्य करने के लिए आदत को बढ़ावा देना, बच्चों के अंदर झिझक को दूर करना। सहकारी शिक्षण व्यवस्था में विकलांग या दिव्यांग बच्चों में सहयोगात्मक शैक्षणिक कौशल, सामाजिक कौशल और क्रियाओं को सिखाने में मदद करता है। बच्चों को स्वयं की आदत, जो स्वयं सीखने की आदत होती है, बच्चों की जो स्वयं सीखने की आदत होती है, इसको बढ़ाता है। और सीखने के लिए प्रत्येक बच्चे को आपसी तालमेल जो होता है उसको भी बढ़ाता है। और आगे हम बात करते हैं सहकारी शिक्षा की आखिरकार आवश्यकताएं क्या आवश्यकता पड़ी कि सहकारी शिक्षा यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग देने की आवश्यकता हुई। तो छात्र के शैक्षिक कौशलों को सिखाने में मदद करता है, साथ जो छात्र होता है उसकी प्रगति को बढ़ावा देता है सहकारी शिक्षण। ये छात्र की सीखने के अनुभवों व तरीकों को भी बढ़ावा देता है तथा छात्र को संतुष्टि प्रदान करता है। इससे छात्र का सामाजिक कौशल व समुदाय में रहने की भावना बढ़ती है। ये छात्र के आत्मसम्मान में वृद्धि करता है तथा कमजोर छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये था इसकी आवश्यकता, सहकारी शिक्षण की आवश्यकता। उसके बाद में आपका पीयर ट्यूटरिंग जो था सहकर्मी शिक्षण, उसको मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है आप लोग। मैं इसका जो लिंक है उसको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आप पीयर ट्यूटरिंग देख सकते हैं। अभी हाल ही में वीडियो अपलोड की गई थी, आप लोग देख लीजिएगा पीयर ट्यूटरिंग को। और मैंने वहाँ पर काफ़ी चीज़ें बताई भी थी पीयर ट्यूटरिंग के बारे में, पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है, हानियाँ क्या होती है, लाभ क्या होते हैं, सभी चीज़ें वहाँ पर बताई गई थी। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल पर। यूनिवर्सल
डिज़ाइन मॉडल। ये क्या होता है? यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल ये क्या होता है? अगर मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊं तो जो समावेशी विद्यालय है उसको आप यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे विद्यालय के बाहर का वातावरण क्या रहेगा, विद्यालय का प्रवेश द्वार क्या रहेगा, आंतरिक परिवहन क्या रहेंगे, रास्ता की खोज करने की जो विधि होगी वो क्या रहेगी, क्षैतिज परिवहन क्या रहेंगे यानी कि जो सीढ़ियाँ हैं वो किस प्रकार से रहेंगी, और विद्यालय में सुविधाएं कौन कौन सी होंगी, विशेषक कक्ष कौन कौन से होंगे, यानी कि परिवहन की कड़ियाँ क्या क्या होंगी, संकेत लगा करके, श्रव्य चेतावनी दे करके, स्पर्श करके, ये आपकी परिवहन की चेतावनी हो गई। जो बाहर होगा वो किसी भी प्रकार का जो बाहरी वातावरण होगा ऐसा देखने को मिलेगा जिससे भी किसी भी प्रकार को बच्चे को अंदर आने के लिए किसी भी प्रकार की जो गतिविधियां हैं बच्चे को अंदर आने के लिए किसी भी प्रकार की वातावरण जो है उसका बिल्कुल बेहतर होना चाहिए, किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो बाहरी वातावरण ऐसा होना चाहिए। साथ ही साथ चौड़े रास्तों का प्रयोग किया जाएगा, रैंप की व्यवस्था की जाएगी। ये सभी यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल के अंतर्गत ही आते हैं। तो याद रखिएगा, ये आपको बिल्कुल और बिल्कुल आपका जो विद्यालय है, जो समावेशी विद्यालय है, वहाँ पर लिफ्ट लगाई जाएगी, जो उसका गलियारा होगा काफ़ी चौड़ा होगा, जो गैलरीज होंगी, मैंने गलियारे को बताया, जो गैलरीज होंगी वो काफ़ी चौड़ी होंगी, दरवाजे होंगे उन पर ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाएगा, वो काफ़ी चौड़े होंगे। रास्ता खोजने के लिए जो विधियां हैं उनका प्रयोग किया जाएगा, जो सांकेतिक विधियां हैं उनका प्रयोग किया जाएगा, और इन सभी चीज़ों का यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। जलपान गृह किस प्रकार से होगा, खाना खाते समय जो मेज होगी वो अक्षम बालकों के लिए सुगम्य होगी। ये सभी चीज़ें यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल के अंतर्गत तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट आपका एडगर डेल मॉडल। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगेगा एडगर डेल मॉडल, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पिछली बार पूछा भी गया एक पेपर में है और आपसे पूछा भी जा सकता है 5 नंबर में, एडगर डेल मॉडल। तो दोस्तों ओहियो यूनिवर्सिटी के एडगर डेल थे, एक शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने संघ को बताया कि कोन ऑफ एक्सपीरियंस पुस्तक थी इनकी, ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इन्होंने 10 चरणों के बारे में बताया। जो सबसे ऊपर चरण था, इन्होंने बताया कि बच्चा अपनी इंद्रियों को जितना यूज़ करेगा उतना अच्छा सीखेगा। अगर हम मौखिक रूप से बच्चे को सिखाएंगे तो वो कम सीखेगा, अपेक्षा अगर हम बच्चे को करके सिखा रहे हैं, देख के सिखा रहे हैं, सभी इंद्रियों का प्रयोग करके सिखा रहे हैं, तो उसकी अपेक्षा वो कम ज़्यादा सीखेगा। तो ये सभी चीज़ें मैंने एडगर डेल मॉडल आपका अपलोड भी कर दिया है, और उपयोगिता क्या क्या थी ये सभी चीज़ें अपलोड कर दी हैं। इन्होंने बताया कि जो बच्चा है वो श्रव्य इंद्रियों का प्रयोग करेगा तो कम थोड़ा सीखेगा, अगर दृश्य श्रव्य इंद्रियों का प्रयोग करेगा ज़्यादा सीखेगा, दृश्य श्रव्य के साथ में अगर उसकी रुचियाँ भी लगी हैं तो और ज़्यादा सीखेगा, और बहु इंद्रियों का जब प्रयोग होगा, सारी चीज़ों का जब प्रयोग होगा, यानी कि पर्यटन स्थल का भी हम प्रयोग करेंगे, ऐतिहासिक भौगोलिक चीज़ों का भी प्रयोग करेंगे, प्रयोगशाला का भी प्रयोग करेंगे, तो बच्चा बहुत ही बेहतर सीखेगा। ऐसा इन्होंने बताया था कोन ऑफ एक्सपीरियंस में। तो पढ़ लीजिएगा उसको, काफ़ी अच्छा है। आपका जो चैप्टर है काफ़ी अच्छा है। पाठ्यक्रम अनुकूलन, जो एडेप्टेशन है, पाठ्यक्रम में अनुकूलन किस प्रकार से किया जाएगा। आपने फर्स्ट ईयर में ही पाठ्यक्रम अनुकूलन के बारे में पढ़ा, परिभाषा भी आप लोगों ने पढ़ी। चलिए रोड एवं बाउंसर के अनुसार हम परिभाषा पढ़ते हैं। नाम बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। इन्होंने क्या कहा, सहायक तकनीक एक बड़ी संकल्पना है जिसके अंतर्गत वे सभी चीज़ें आती हैं जिसका प्रयोग हम कुछ विशेष क्षमताओं की स्तर की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। जो न्यूनतम तरीके एवं उपकरण जैसे बैसाखी हुआ, इसके विशेष पकड़ से बच्चे कुछ सीख सकते हैं, बच्चे अच्छा कर सकते हैं। हम बच्चों के अंदर जो बच्चे की जो कमियां हैं उनमें हम अनुकूलन भी कर सकते हैं। और जैसे आपका व्हील चेयर हुआ, तिपाही साइकिल हुई, स्कूटर हुआ, बैसाखी हुई, कृत्रिम उपकरण हुए, इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम अनुकूलन कर सकते हैं बच्चे का। कंप्यूटर तकनीकियाँ जो होती हैं, स्क्रीन की जो तकनीकियाँ होती हैं, इसके अनुसार हम बच्चे का अनुकूलन कर सकते हैं। बच्चे को हम
जो श्रवण सामग्री है उसको देकर के भी बच्चे का अनुकूलन कर सकते हैं। अगर बच्चा किसी भी चीज़ को नहीं पकड़ पा रहा है तो हम स्ट्रॉ का यूज़ कर देंगे, बास्केटबॉल का यूज़ करेंगे। उसको अच्छे से सिखाने के लिए खेल कूद का यूज़ करेंगे, व्हील चेयर। खेल कूद का कैसे यूज़ होगा दोस्तों, बच्चा अगर खेलने की कोशिश कर रहा है और उसके पास मान लीजिए पैर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कृत्रिम पैर का यूज़ करेंगे। उसको कृत्रिम पैर लगा देंगे, वो भी खेलना शुरू कर देगा, वो भी सामान्य बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देगा। तो ये सब चीज़ें हम बच्चों के अनुकूलन के लिए यूज़ करेंगे, बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाएंगे। और नेक्स्ट आपका है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, शिक्षण सामग्री और सहायक शिक्षण सामग्री में अंतर। तो इधर हम बात करेंगे शिक्षण सामग्री में और इधर हम बात करेंगे कि सहायक शिक्षण सामग्री। नाम से ही स्पष्ट है, सहायक शिक्षण सामग्री और इधर शिक्षण सामग्री। तो शिक्षण सामग्री क्या होती है, पुस्तक आपकी हुई, लेसन नोट्स हुए, लेक्चर हुए, सभी प्रकार के जो स्रोत हैं वो शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपका जो सहायक शिक्षण सामग्री, आपका चार्ट हुआ, मॉडल पेपर हुआ, ग्राफ हुआ, चलचित्र हुआ, जिसको हम दूरदर्शन बोलते हैं, जिसको हम टीवी बोलते हैं, ये सभी आपका सहायक शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आएगा। जो शिक्षण सामग्री होती है यह व्यावसायिक रूप से विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की जाती है और शिक्षक व विद्यार्थियों के द्वारा कला का प्रयोग किया जाता है। इधर क्या होता है, आपका सहायक शिक्षण सामग्री में यह एजेंसियों के द्वारा मिलाकर के तैयार की जाती है, जिसका उपयोग शिक्षण कक्ष में विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका शिक्षण सामग्री में क्या होगा, यह वास्तविक पाठ्यक्रम से संबंधित होती है। लेकिन सहायक शिक्षण सामग्री क्या होती है, शिक्षक और शिक्षार्थी के शिक्षण और अधिगम में जो शैक्षणिक और विशेष शैक्षणिक, जो गैर शैक्षणिक और शैक्षणिक चीज़ें होती हैं, उनमें दोनों में के जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें सहायता प्रदान करती है। आपका शिक्षण सामग्री इधर आपका क्या होगा, यह शिक्षक को शिक्षक योजना बनाने में, उचित क्रियान्वयन करने में और मूल्यांकन करने में सहायक होती है। लेकिन इधर जो सहायक शिक्षण सामग्री होती है यह शिक्षक को समूह एवं एकल शिक्षण योजना बनाने के लिए सहायक होती है। अब हम बात करते हैं शिक्षण सामग्रियों की। यह छात्रों को स्व अध्ययन करने में मदद करती है। लेकिन जो सहायक शिक्षण सामग्रियां हैं उस स्व अध्ययन करने की विधियों को अच्छा सुगम बनाने के लिए सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका यह भी चैप्टर समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे विकलांगता में निर्णयात्मक और संक्रियात्मक मूल्यांकन, यानी कि मूल्यांकन आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एडम्स के अनुसार मूल्यांकन क्या था दोस्तों, एडम्स ने मूल्यांकन के बारे में क्या कहा, किसी प्रक्रिया या वस्तु का निर्धारण ही मूल्यांकन करना है, अतः शिक्षण प्रक्रिया व सीखने की अनुभव की जो अपेक्षित मात्राएं हैं उसके बीच के जो संबंध है उसका निर्णय करना ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन को भी दोस्तों मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं क्योंकि पूरा सिलेबस है आपका। क्लिक एवं हॉर्न के अनुसार क्या कहा गया दोस्तों, क्लिक एवं हॉर्न ने क्या कहा देख लीजिए थोड़ा सा। इन्होंने क्या कहा कि छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिणामों का संकलन एवं उसके व्याख्या की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और मैंने आपको मूल्यांकन के बारे में बताया था कि 3 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक, यानी कि निदानात्मक। अब हम बात करते हैं, एक आपकी जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है GLAD, यानी कि ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस, याद कर लीजिएगा। और रिसोर्स रूम पर बात करते हैं, रिसोर्स रूम में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, रिसोर्स रूम क्यों तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले संसाधन कक्ष में, यानी कि रिसोर्स रूम में कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, सुविधाएं कौन कौन सी होनी चाहिए संसाधन कक्ष में। वहाँ पर विशेष अध्यापक भी होना चाहिए, ऑडियोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता भी होना चाहिए, भौतिक चिकित्सक भी होना चाहिए, ब्रेल लिपि सिखाने के लिए स्पेशलिस्ट होना चाहिए, व्यावसायिक चिकित्सक भी होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए। विद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, विद्यालय में सुविधाएं तो हेयरिंग एड होनी चाहिए, स्पीच थेरेपी रूम होना चाहिए, रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, व्हील चेयर होनी चाहिए, हॉस्टल होना चाहिए,
टेक्टाइल्स होने चाहिए, यानी कि टेक्टाइल्स की बात होती है जब होती है ब्रेल लिपि की बात। छू करके बच्चों को पहचाना, टीएलएम होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए रिसोर्स रूम में जहाँ पर हम बच्चों को लगभग में 20 से 25 मिनट की अवधि तक ले जा सकने के बाद में उनको वहाँ पर कार्य करा सकें और वे भी अच्छे से सीख सकें। सहयोगी अनुदेशन क्या होता है, यानी कि कोलैबोरेटिव टीचिंग क्या होती है। सहयोगी अनुदेशन केवल और केवल इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ही बात होगी। सहयोगी अनुदेशन क्या होता है, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट ईयर जो है आप लोगों का थ्योरिकल नहीं है, उसमें जो चीज़ें हैं वो फैक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, उनको कोरिलेट करना पड़ेगा एक दूसरे से, तब आप चीज़ों को समझ पाएंगे। सहयोगी अनुदेशन पर बात करते हैं कि सहयोगी शब्द दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा है। जो सहयोगी है शब्द, एक दूसरे की सहयोग करना, एक दूसरे का मदद करना, इसका कारण यह है कि आधुनिक समय में जीने का ढंग जो है वह उच्च गुणवत्ता पर आधारित हो गया है। एक अकेला व्यक्ति काम करने के लिए जो काम एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, वो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके कर सकते हैं, सहयोग करके कर सकते हैं। दोनों तरफ से कार्यात्मक संप्रेषण से चलता है, यानी कि 2 जब व्यक्ति एक साथ में कार्य करेंगे तो उनका कार्यात्मक संप्रेषण होगा तो कार्य होगा। जितनी अच्छी अंतःक्रिया परामर्श एवं संप्रेषण होंगे उतने ही अच्छे उद्देश्य एवं सफलता प्राप्त होगी। सहयोगी उद्देश्य के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। पहला आपका प्रत्यक्ष सहयोग और दूसरा आपका अप्रत्यक्ष सहयोग। तो आप लोग समझ गए होंगे प्रत्यक्ष सहयोग क्या होगा और अप्रत्यक्ष सहयोग क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं बीआरसी, सीआरसी और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक यही आपका बीआरसी, सीआरसी और एमएचआरडी, भारतीय पुनर्वास परिषद, आप लोग सभी ने पढ़ा होगा। तो बीआरसी क्या होता है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। बीआरसी क्या होता है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होता है इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है खंड स्तर पर नियमित सहायता उपलब्ध कराना। यह जो बीआरसी होता है वो 100 गांवों का एक समूह होता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत खंड स्तर को सुचारू रूप से चलाने के लिए बीआरसी यानी कि खंड संसाधन केंद्र को स्थापित किया गया, जहां पर सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियों का प्रभावी ढंग से संचालन किया जाता है। कार्यशालाओं पर बैठक की जाती है और प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। यह बीआरसी में किया जाता है। बैठक किस प्रकार से होती है दोस्तों, बैठक किस प्रकार से होती है, किन किन दिनों में होती है, तो दोस्तों बैठक होती है खंड के स्तर पर कर्मचारी को 2 माह में बार बार बैठक करनी होती है। शिक्षण एवं विद्यालय की गतिविधियां जो होती हैं उन पर बैठक करनी होती है, जो उन पर जो कार्य होते हैं वो करने होते हैं। खंड स्तर के कार्य जो होते हैं उनकी सूचना एवं उच्च अधिकारियों तक उनको प्रेरित करना होता है। एक और देख लीजिएगा, और DIET, इसकी फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। तो आगे हम बढ़ते हैं CRC पर। आप लोग CRC आप लोग पढ़ते हैं कि कंपोसाइट रीजनल सेंटर, और यहाँ पर जो आपका सेंटर है वो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। आप अगर दोनों फुल फॉर्म में से कोई भी लिखते हैं, ज़्यादातर आप लोग लिखिएगा कंपोसाइट रीजनल सेंटर। तो अगर आप लोग लिखते हैं तो आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे। वैसे दोनों अगर आप फुल फॉर्म लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या है, जागरूकता फैलाना इसका कार्य है। प्रदर्शनी, मल्टीमीडिया का यूज़ करना, जो विभिन्न विद्यालय हैं उनमें जाकर के आयोजित कार्यक्रम करना, कार्यक्रमों को आयोजित करना, ये सभी कार्य हैं आपके CRC के। सकारात्मक दृष्टिकोण बात करते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण पर। सकारात्मक दृष्टिकोण यूनिट 5.3 आपकी है, और आशा है जितना मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। तो वीडियो को दोस्तों अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा, ज़रूर और ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, उनको भी दोस्तों लाभ मिल सके। सकारात्मक दृष्टिकोण पर बात करते हैं। समावेशी शिक्षा में एक ऐसी प्राचीन शिक्षा है जिसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरीके से व्यापकता से हो रहा है, परंतु आज वर्तमान में
विशेष शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा, दोस्तों कहीं पर भी अगर बात आती है तो समावेशी शिक्षा पहले ही लिखी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा दिव्यांगों के लिए एक उपहार स्वरूप है, जिसमें सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य स्तरीय शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर समावेशी शिक्षा एवं अक्षम बालकों के जीवन पर आधारभूत स्तंभ भी माना गया है, और क्योंकि इसको दोस्तों समावेशी शिक्षा में जो सहायता है सभी बच्चों के साथ में मिलकर के कार्य करने की बात की गई है। सकारात्मक दृष्टिकोण के जो चरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? चरण होता है परिवार, देखने का नज़रिया, चिकित्सकीय सेवाएं, शिक्षा का उच्च प्रबंध किया जाएगा और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। भागीदारी किसकी होगी? तो दोस्तों भागीदारी होगी 3 लोगों की, माता पिता, समाज और शिक्षक की, और विकास की प्रक्रिया भी यहाँ पर अपनाई जाएगी सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन पढ़ लीजिएगा। लचीलापन का स्वरूप क्या होगा दोस्तों? बोलते समय शब्दों का लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, मूल्यांकन करते समय लचीलापन होना चाहिए, परीक्षा में लचीलापन होना चाहिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप सभी को पता है फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। तो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में लचीलापन बहुत ही उपयोगी है, और दूसरों के जीवन जीने के लिए और उसको सरल बनाने के लिए लचीलेपन का हम प्रयोग करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो बच्चे हैं वो मुख्य धारा से जुड़ सकें। हमें किसी भी चीज़ को कठोर नहीं बनाना चाहिए। बच्चे का जो पाठ्यक्रम है उसमें लचीलापन रखना चाहिए, जिससे कि बच्चों को जो बच्चा है उसको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोलने में लचीलापन होना चाहिए, तर्क करते समय लचीलापन होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी कहानी कौशल के घटक, कहानी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। आप सभी को दादा नानी कहानी भी सुनाते होंगे, थोड़ा सा कहानी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, घटक पर आप ध्यान लेते हैं। कहानी के घटक कौन कौन से होते हैं? तो कहानी कैसी होनी चाहिए? बात होती है घटकों की, तो कहानी कैसी होनी चाहिए? कहानी ऐसी होनी चाहिए। अब ये सोचिए आप लोग, जब आप लोग छोटे थे, जब आपके दादी, बाबा, नानी, नाना कहानी सुनाते थे, मैंने तो काफ़ी सुनी है, तो कहानी कैसी होती थी? रुचिकर होती थी, जिससे हमको रुचि बनी रहे, हमको आगे जानने की इच्छा होती रहे कि हम आगे क्या होने वाला है कहानी में। आवाज़ में उतार चढ़ाव होना चाहिए, जैसी चीज़ें आती रहें वैसे ही उतार चढ़ाव आवाज़ में होना चाहिए। हाव भाव का प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषा जो होनी चाहिए वो लचीली होनी चाहिए। क्रमबद्धता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले किसी को मार दिया बाद में उसको जीवित कर दिया। और अगर हम दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा कहानी के घटकों में। वित्तीय संसाधन घटक कौन कौन से होंगे, नियम क्या क्या होंगे, ये सभी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। देन आपका यह जो टॉपिक है, जो आपका यह पूरा सिलेबस था वो समाप्त होता है। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो बताइएगा ज़रूर, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहिएगा। देखने के लिए तैयार क्या रहिएगा, जो पेपर आपका नेक्स्ट है उसको मैंने अपलोड पहले से ही कर दिया है, आप लोग चैनल पर जा करके देख लीजिएगा। देन उसके बाद में हम नेक्स्ट पेपर पे भी बात करेंगे। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ।